हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका विजय क्लासेज में। मैं आपका दोस्त मनोहर। आज हम बात करेंगे 10वीं बोर्ड एग्जाम 2026 जो कि अभी होने ही वाला है। एक महीने से भी कम, लगभग महीने के आसपास का टाइम बचा है। और साइंस की जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़े, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़े, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं 10वीं विज्ञान का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट जिसका नाम है अम्ल, सारक एवं लवण। ये प्रश्न आपको रटने हैं, बस इन प्रश्नों को आप पढ़ लो। इन प्रश्नों को आप पढ़ के आराम से 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे सकते हो। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए और राजस्थान के बच्चों के लिए और अन्य उन सभी राज्यों के बच्चों के लिए जिनमें हिंदी से एनसीईआरटी सिलेबस है, ठीक है ना, जिनके दूसरे पार्ट का नाम अम्ल, सारक एवं लवण है। उन सभी बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अंदर आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि मुझे 10वीं क्लास की बोर्ड को बच्चों को पढ़ाते हुए आज 8 साल हो गए हैं। बहुत सारे टॉपर्स नहीं है, इस साल भी हमारे बहुत सारे टॉपर्स निकलेंगे। अब इंतजार इसका है कि आप भी उन टॉपर्स की लिस्ट में होंगे कि नहीं होंगे। हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए। मैं केवल आपको हर जो क्वेश्चन लेकर आया हूं उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, जवाब दूंगा। आप लोग आराम से जल्दी इन क्वेश्चन को मतलब देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लो और उनको लिख लो फटाफट। केवल आंसर लिख लेना, मेन टॉपिक आप लिखते चलिए और एक बार के लिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई साहब बोर्ड के अंदर इस चैप्टर से कितने। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। हम एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, हम लोग रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, छोटे मतलब बड़े आंसर वाले और दीर्घ उत्तरात्मक बड़े आंसर वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, सब प्रकार के क्वेश्चन। स्वागत, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपन क्लास को शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए बेहतरीन तरीके से। और आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हो और 10th में आप कितना प्रतिशत बनाना चाहते हो, आपकी साइंस में कौन से टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर ये चीजें हमें नहीं आ रही। तो उस टॉपिक को मैं आपके सामने स्पेशली पहले लेकर आऊंगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि मैं 10वीं क्लास के अंदर एक वीडियो लेकर आऊं जिसके अंदर सभी उन डायग्राम चित्र को मैं समझाऊं कि जो चित्र बोर्ड के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहते हो कि चित्र का भी एक वीडियो बनना चाहिए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो के अंदर डायग्राम टाइप कर दीजिए, ठीक है ना। आई वांट डायग्राम ऐसे लिख लेना और अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए स्वागत आपका विजय क्लासेज में। फिर से आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बढ़िया तगड़े से। मैं अब ज्यादा कमेंट्स की तरफ, स्वागत आपका, मैं ज्यादा कमेंट्स की तरफ नहीं देखूंगा, मैं केवल इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कवर करवाने की ओर ध्यान दूंगा। व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। क्या बोल रहा है, अम्ल के विलयन को सारक के विलयन में साथ मिलाने पर क्या होता है। अम्ल को किस में मिलाना है मेरे दोस्तों, अम्ल जो है, ध्यान से देखना, अम्ल को किस में मिलाना है, अम्ल को सारक में मिलाना है। आप सभी को पता है अम्ल व सारक भी परस्पर क्रिया अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, लवण प्लस जल। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अम्ल और सारक की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया कैसी होती है मेरे लाडलों, ये अभिक्रिया आपके होती है, ध्यान से सुनना बात को, ये अम्ल और सारक की परस्पर अभिक्रिया जो होती है वो अत्यंत ऊष्मासेपी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, ऊष्मासेपी, मतलब ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, बाहर निकलती है। अब राइट आंसर क्या है, एक तो इसमें लवण बनेगी प्लस में ऊष्मा जनरेट होगी। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा क्या है, टेम्परेचर ऑफ बिल्कुल डिक्रीज, गलत बात है। हाँ, द टेम्परेचर ऑफ रिमेन सेम, नहीं, विलयन का तापमान समान नहीं रहता, है ना। साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, बिल्कुल लवण का निर्माण होता है, ये बात सही है। इसका मतलब ए और डी दोनों सही है। ए एंड डी वाला ऑप्शन कौन सा, ये रहा अपना ए और डी का ऑप्शन। इस ऑप्शन को आप लोग टिक कर दो और ये हमारा राइट आंसर। कौन कौन से दो ऑप्शन राइट हो गए, ए और डी राइट हो गए। अम्ल और सारक लवण जल उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता, नीला थोथा, ठीक है ना। ब्लू व्हाइट रोल जादो, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखो भाई साहब, नीले थोथे का फॉर्मूला, ठीक है ना। CuSO4 बिल्कुल जल होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, बिल्कुल इसमें जल नहीं होता। धावन सोडा Na2CO3.10H2O, धोने के सोडे में जल के दशणु। जिप्सम, ठीक है ना, CaSO4.2H2O, ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, इसी से ही मिलता जुलता फॉर्मूला होता है POP, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O, याद रखना। अब बताइए किस में क्रिस्टलन का जल नहीं है,
बेकिंग सोडा में क्रिस्टलन का जल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई फटाफट? हाँ जी सर, बिल्कुल। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से देखिए। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसमें किसकी अधिकता मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा? जलीय विलयन है, लाल को नीला कर रहा है। क्या कर रहा है? लाल को नीला करने का काम कौन करता है? लाल को नीला करने का, ठीक है ना सर। लाल को नीला करने का काम तो करता है सारक। कौन करता है? सारक करता है। अब ये क्या बोल रहा है? किसकी अधिकता मिलाने पर ये परिवर्तन उल्टा हो जाएगा? इसके अंदर अपन और क्या मिलाएं? इसके अंदर अगर अपन बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिला दे? अम्ल मिला दे, ठीक है ना। अम्ल मिलाते जाए तो ये बाद में इसके अंदर ज्यादा मात्रा में अम्ल मिलाने पर इसका मीडियम कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय होने का मतलब है कि इसमें अम्ल होगा, और वो क्या कर देगा? वो नीले को किस में कन्वर्ट कर देगा? नीले को लाल में कन्वर्ट कर देगा। परिवर्तन उल्टा हो गया, किसकी वजह से? अम्ल की वजह से, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए अब इसमें क्या बोल रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, बेकिंग सोडा, चूना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है अपना इसका, ठीक है ना भैया। ओके, तो इसका राइट आंसर ये सभी, ध्यान से, बेकिंग सोडा, चूना और ये सब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब प्रकृति में कैसे होते हैं? ये सब प्रकृति में क्षारीय होते हैं, ध्यान रखना। बेकिंग सोडा भी प्रकृति में क्षारीय होता है। आगे चलता हूं। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती? याद रख लेना, अम्ल जब धातु से क्रिया करता है, अम्ल प्लस धातु में, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करवाता हूं, आप लोग बने रहिए। लवण प्लस जल, लवण प्लस जल कैसे सर? अरे गैस पूछी है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मेरे लाडलो? हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। इस गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए पोप टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? पोप टेस्ट, मतलब जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती लेकर आते हैं और वो फट फट की ध्वनि उत्पन्न करती है, इसीलिए ध्यान रख लेना। क्लियर मेरे लाडलो? आगे चलता हूं मेरे प्यारे भाइयों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अभी 2 मिनट पहले मैंने लिखा है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। नेटल का डंक किस अम्ल को स्रावित करता है? तो ध्यान रख लेना, नेटल के डंक के अंदर कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में। किस में होता है सर? ये सिरका में होता है, विनेगर में होता है। क्लियर? ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। सिट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू व संतरा में। नींबू व संतरा में इसके अंदर होता है। आगे टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है भाई साहब? टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो इमली में होता है। क्लियर मेरे लाडलों? क्लियर? ओके सर, टार्ट्रिक अम्ल हो गया इमली में, ठीक है ना। दांतों का एनेमल किस पदार्थ का बना होता है? दांतों का एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का क्रिस्टलीय रूप होता है, ठीक है ना। क्रिस्टलीय रूप, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, किताब में स्पष्ट दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है ना। हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्लियर? एपेटाइट, एपेटाइट, रुक जाओ, एपेटाइट। इस हाइड्रोक्सी एपेटाइट का क्या है? क्रिस्टलीय रूप है, ठीक है ना। याद रख लेना इसका क्रिस्टलीय फॉर्म, इसके जो क्रिस्टल बनाओगे ना आप लोग, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का क्रिस्टल बनाओगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा, इसका बना होता है, ध्यान रख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको अपन CaO कहते हैं, बिना बुझा चूना। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का मतलब होता है KCl, ठीक है ना। इसको हम CaO को क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। याद रख लेना, बिना बुझा हुआ चूना। क्लियर मेरे लाडलों? ये चीज अपने को याद रखना ना, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। छोटी छोटी चीजें जल्दी जल्दी याद करेंगे तो। हमारे शरीर का पीएच परास आपको याद रखना है 7.0 से 7.8 तक होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ब्राइन किसका जलीय विलयन होता है? कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये ब्राइन के बारे में। तो ब्राइन जो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन होता है, ठीक है ना। इसी ब्राइन का क्या किया जाता है? सोडा एस रिएक्शन, जिसको अपन क्लोर सार रिएक्शन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ब्राइन से ही क्लोर सार रिएक्शन की जाती है। आगे बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, क्योंकि यह लवण, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण क्यों है? क्योंकि ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल सारक, प्रबल अम्ल दुर्बल नहीं, प्रबल अम्ल दुर्बल सारक नहीं, दुर्बल अम्ल और प्रबल सारक से बनता है, ठीक है ना। लवण 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, ठीक है ना। क्षारीय तब बनेगा जब क्षारीय सारक प्रबल सारक से अभिक्रिया करेगा। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, 4 प्रकार से रिएक्शन होती है। प्रबल अम्ल, प्रबल सारक, उदासीन लवण। दुर्बल अम्ल, दुर्बल सारक, उदासीन लवण। प्रबल अम्ल, दुर्बल सारक,
अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक, क्षारीय लवण। ठीक है ना, इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी। आगे, इमली में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही लिखा अपन ने। इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है भाई साहब? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्लियर मेरे लाडलो, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। आगे, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। कौन सा चूर्ण है? विरंजक चूर्ण। याद रख लेना, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इसका शुष्क बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया पर। ठीक है ना, कभी आपको इसका निर्माण पूछ लें तो याद रख लेना, याद रख लेना, शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूने का मतलब समझते ना, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस, Cl2 गैस की क्रिया से, गैस की क्रिया, ठीक है ना, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, ऐसे लिख लो थोड़ा ज्यादा बेटर। अरे ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया भाई साहब, बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, ये पूरा चला जाता है, भूल गया मैं। ठीक है 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 ठीक है, रुकना भाई, है ना, हाँ बिल्कुल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, ये भी इसको बोलते हैं। ठीक भाई, अब सुनो बात को। इसके निर्माण जो है ना, इसका कभी कभी पूछा जा सकता है, तो निर्माण जो होता है ना, वो क्या होता है? शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझे हुए चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनती है। क्या बनती है? विरंजक चूर्ण बनती है। याद रख लेना भाई साहब, शुष्क बुझे हुए चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनती है। क्या? देखिए ध्यान से, बुझा हुआ चूना CaOH की होल ट्वाइस प्लस Cl2, रिएक्शन CaOCl2 प्लस में क्या बन गया? H2O। आपने को तो ये देखना, ये कौन है? विरंजक चूर्ण है। अगला, जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती? ध्यान रख लेना, धातु कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, एसिड का मतलब अम्ल। याद रख लेना, ये मेटल कार्बोनेट प्रकृति में कैसा होता है? ये प्रकृति में होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अब आप खुद बता दो, क्षारीय और एसिड रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? सर ये तो लवण बनाएंगे, ठीक है ना, प्लस में जल बनाएंगे। लेकिन कार्बोनेट जहां जहां आएगा कौन सी गैस निकलेगी? CO2। तो अब आपसे पूछ ले कि कौन सी गैस निकली, तो आप क्या बोलोगे? CO2 गैस निकलती है। क्लियर लाडलो, इतनी बात आपको याद रखनी है। CO2 गैस, जब भी कार्बोनेट आपको दिख जाए, M का मतलब मेटल, धातु कार्बोनेट है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपको लेना है तो मैं ले लूं, देखो ध्यान से, मेटल कार्बोनेट के तौर पर Na2CO3 प्लस एसिड के तौर पर मैंने HCl ले लिया, रिएक्शन NaCl नमक बन गया, प्लस में H2O बन गया, प्लस में CO2 निकल गई। और यहां पर आप 2HCl ले लो और 2NaCl और 2H2O बना लो, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, इतनी चीज अपने को ध्यान में रखना, वाटर में 2 नहीं आएगा, बस इतना ही। क्लियर, ये चीज आपको याद रखनी। ये हो गई इसकी रिएक्शन। देखिए ध्यान से, कौन सी गैस निकली? CO2 गैस निकल गई। आगे चलता हूं, गंधीय सूचक को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, सूचक 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और, ठीक है ना, प्राकृतिक और संश्लेषित। संश्लेषित सूचक आपसे जरूर पूछेंगे, मैं लिखवा दूंगा, ध्यान रखना। गंधीय सूचक, वे सूचक जो अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में, जे का हुआ, अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में अपनी गंध, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं, गंध, स्मेल, ठीक है ना, बदल देते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्लियर मेरे लाडलो? बिल्कुल सर। आगे चलता हूं, इसके बाद में एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल में आप लिखोगे वेनिला।
कौन सा लीला? वेनिला। ठीक है ना भाई साहब? ओके, वेनिला है ना। फिर बात 2 नंबर पे बात करोगे आप लोग प्याज। ठीक है ना। 3 नंबर पे बात करोगे लौंग का तेल, क्लो ऑयल बोलते हैं, लौंग का तेल। क्लियर? ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, क्लो ऑयल। क्लियर? अब आपको यहां याद रखने हैं संश्लेषित सूचक। क्या याद रखने? संश्लेषित सूचक। इससे तो एक प्रश्न पक्का ही बनेगा, संश्लेषित सूचक इस बार प्रश्न। ठीक है ना। सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं इनको, और संश्लेषित सूचक में आप 2 नाम याद रखोगे मेरे लाडलो। पहला नाम आपको याद रखना है मेथिल ऑरेंज। क्या नाम याद रखना? मेथिल ऑरेंज। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी। 2 नंबर याद रखना है फिनोल्फो। बोलो फिनोल्फो, ये फिनोल्फो। ठीक है ना। ये फिनोल्फो, इतना फिनोल्फ और थेलिन। क्या लिखना है? फिनोल्फ थेलिन। ऐसे याद रहता नहीं है। ठीक है ना। फिनोल्फ थेलिन। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये दावन सोडा का, ठीक है ना। ये किसका हो गया? दावन सोडा का। और खाने का सोडा, खाने का सोडा। मैं आपका टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, पूरे पूरे % टू % चलता रहूंगा। NaHCO3 ये खाने का सोडा हो गया। ठीक है ना। आगे चलता हूं, अगला प्रश्न। नीले लिटमस पर अम्ल का क्या प्रभाव होता है? नीला लिटमस पत्थर, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बात को। अम्ल है अपने पास में, ध्यान से देखो, ऐसे लिखो नीला लिटमस पत्र। कैसा पत्र? लिटमस पत्र है नीला। ठीक है ना। ये नीला लिटमस पत्र था, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया? इसके ऊपर हमने एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया मेरे लाडलो? अम्ल डाल दिया। ठीक है ना। अम्ल का मतलब इसके ऊपर एसिड डाल दिया, तो नीला लिटमस पत्र थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बात आपको याद रखनी है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? ये लाल कर देगा। आगे चलते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो है वो किसका उपयोग करते हैं? POP, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर भाई साहब? इसका सूत्र याद रखना है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। आगे चलूं? बिल्कुल सर। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। कितना होता है? 7। ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, pH मान की बात करूं अगर अपन, किसकी बात कर ले? pH की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। pH, ये कौन सा pH है भाई साहब? pH में याद रख लेना, pH ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। pH 7 से कम, एग्जैक्ट 7, और 7 से अधिक। 3 प्रकार की pH होती है ना। pH रेंज 0 से 14 तक होती है ना। अब आपको पता ना, इतनी बात है, ये 7 से अधिक। क्लियर? इतनी बात आपने को मेरे दोस्तों याद रखनी है। ठीक है भाई, कहां गया? हाँ जी, ये 7 से कम का मतलब विलियन कैसा? 7 से कम का मतलब विलियन अम्लीय, एसिडिक। ठीक है भाई। 7 का मतलब विलियन कैसा? उदासीन, न तेरा न मेरा, पता नहीं किसी का, है ना, न्यूट्रल। ठीक है। और 7 से अधिक का मतलब है सारिये, मतलब बेसिक। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी। अगला, अम्ल का जलीय विलयन का चालन क्यों करता है? हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण। सीधा प्रश्न लिखोगे, H+AQ आयन की उपस्थिति के कारण, आयन की उपस्थिति के कारण। क्लियर? क्या बात? ये ध्यान रख लेना है, उपस्थिति के कारण। ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सन आयन के बीच की अभिक्रिया लिखिए। हाइड्रोजन आयन को हम लिखते हैं H+, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? H+, और हाइड्रोक्साइड आयन को लिखते हैं OH-। ठीक है ना। इनके बीच की रिएक्शन क्या हो गई? इनके बीच की रिएक्शन से क्या बन गया? H2O बन गया। क्या बना? H2O, लिक्विड बन गया। क्लियर? इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है। ये AQ होना चाहिए, ये भी AQ होना चाहिए। ठीक है ना। जलीय विलयन में ही अभिक्रिया करते हैं। ये हो गई अपनी राइट रिएक्शन, किसकी?
ओके, आगे चलो मास्टर जी। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि ध्यान से सुनो बात को, पीतल व तांबा, ध्यान से सुनना बात को, तांबे लिख लेते हैं, तांबा नहीं, तांबे, तांबे लिखा है ना, तांबड़े, तांबे के बर्तन धातु के होते हैं, ठीक है ना, धातुओं के होते हैं, अम्ल, ठीक है ना, रुक जी, दही एवं, दही लिखा है ना, हाँ, दही एवं खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, अम्ल होता है, जो इनसे अभिक्रिया करके एक जहरीला लवण बनाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आगे चलो, हाँ, अम्ल को तनुकृत कम में ये क्यों अनुशूचित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाया जाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, ठीक है ना। अम्ल के तनुकरण की क्रिया, अम्ल के तनुकरण की क्रिया अत्यंत अत्यंत ऊष्मा सेपी होती है। यदि हम जल को अम्ल में मिलाएंगे तो विलयन अस्फलित होकर उफन कर, अस्फलित मतलब उफन कर, ठीक है ना, अस्फलित होकर पात्र से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिससे हमें हानि पहुंचेगी, पहुंचेगी, ठीक है ना। अतः अम्ल को, अम्ल को जल में धीरे धीरे पात्र को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। क्या लिखेंगे? अम्ल व सारक, अम्ल व सारक परस्पर अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण
अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे अम्ल प्लस सारक, अम्ल प्लस सारक, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। क्लियर भाई साहब? इतनी बात अपने को याद रखनी है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये अम्ल HCl प्लस सारक NaOH, अभिक्रिया NaCl और प्लस में H2O। क्लियर लाडलो? आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? व्याख्या कीजिए। ठीक है ना? अब लिखेंगे POP जल से क्रिया करके पुनः एक कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है, बदल जाता है। इसलिए POP को आर्द्ररोधी बर्तनों, मतलब जिन बर्तनों में जो आर्द्ररोधी हो, ठीक है ना, आर्द्ररोधी कंटेनर्स, ठीक है ना, बर्तनों में रखना चाहिए। ठीक है ना? रिएक्शन ध्यान से देखना, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस, इसको 2 टाइम ले लो तो इसको लिख लो 3 H2O। ठीक है ना? रिएक्शन करके क्या बना लेगा? CaSO4 डॉट 2H2O। ये कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। ठीक है भाई? ठीक, इतनी चीज अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर? हाँ जी। तो इसके आगे क्या लगा दो आप लोग? इसके आगे 2 लगा दो, मैं इसको मिटा के लिए बना देता हूँ। ये 2 लगा दो, अब हो गया। ठीक है ना? ये कौन है? ये POP है। और ये कौन है? ये जिप्सम है। क्लियर है ना? कैसा पदार्थ है? कठोर पदार्थ है। आपने घरों के अंदर आसपास में बारिश के दिनों में सीमेंट के कट्टे को आपने जमते हुए देखा होगा, पत्थर बनते हुए देखा होगा। सीमेंट का कट्टा पत्थर बन जाता है। आगे चलता हूं अगला। ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ऐसा क्यों करता है? ठीक है ना? हाँ, ताजे दूध का पीएच, ताजे दूध का पीएच अम्लीय होता है। ठीक है ना? वह इसमें क्या मिलाता है? बेकिंग सोडा मिलाकर, बेकिंग सोडा मिलाकर, सोडा मिलाकर इसका पीएच बढ़ाता है ताकि दूध जल्दी खट्टा नहीं हो। अपने घर के अंदर मम्मी जी दूध में चीनी डालती है, पता होगा आपको। खट्टा, खट्टे का मतलब है खराब। ठीक है ना? खराब नहीं हो। ठीक है? ये हो गया। क्लियर भाई साहब? मिल्कमैन ने काम कर दिया। आगे विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। पहला उपयोग है ना, सूती व लिलेन के विरंजक में, ठीक है ना, विरंजक के रूप में। दूसरा, पीने वाले, पीने वाले पानी को जीवाणु रहित करने के लिए। ठीक है ना? ये 2 उपयोग हो गए करने के लिए। और लिखना है तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विरंजक के रूप में लॉन्ड्री के अंदर आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? आश्रित जल का पीएच, आश्रित जल का पीएच 7
होता है, अतः इसमें स्वतंत्र आयन नहीं होते हैं, आयन नहीं होते हैं, इसलिए यह विद्युत का चालन नहीं कर पाता है, जबकि वर्षा जल अम्लीय होता है। इसमें स्वतंत्र H+AQ आयन होते हैं, जिससे यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई साहब, विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है ना, विद्युत का चालन करता है। क्लियर, समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न, कहीं बार पूछा जाता है। आगे अगला प्रश्न, स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले लवण का रासायनिक सूत्र तथा नाम लिखिए। ठीक है ना, हाँ, इसका नाम बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। ठीक है भाई साहब, ये तो हो गया। अब क्या पूछा है? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। अब इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र, ये तो नाम हो गया, सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा NaHCO3। ठीक है लाड लो, आगे चलता हूं अगले प्रश्न पर। क्रिस्टलन जल से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण दीजिए। लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी होती है। जल के निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी होती है, इसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे लाडलों, तो धोने का सोडा ही लिख लो, Na2CO3.10H2O। ठीक है ना, इसके अलावा फिटकरी लिख लो, है ना। सबसे बढ़िया सूत्र K2SO4 डॉट, ठीक है ना, Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये याद नहीं करना, इसके अलावा कुछ भी कर लेना। ठीक है ना, मैंने लिखा दिया मजाक में। चलिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। पहले तो प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा ध्यान से देखना, अब अपन किसकी बात करेंगे? अम्ल हमेशा टेबल में देना, अंतर जब भी दोनों टेबल में दिया करो। ठीक है लाडलो, ठीक है भाई, ये चीज आप जल्दी से बता दो। ठीक है, ये हो गया अंतर। हाँ, अब हो गया दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। चलिए आगे, ठीक है ना। अब जल्दी से बताइए, ध्यान से सुनना बात को। जल में पूर्णतः आयनीकरण हो जाता है। ठीक है ना, याद रख लेना। सामान्यतः
सामान्यत इन्हें खनिज अम्ल कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये खनिजों से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। जल में पूर्णतः आयनीकरण नहीं होता, जल में पूर्णतः पूरे पूरे आयन नहीं निकलते, पूर्णतः आयनीकरण नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं होता है। ठीक है, इन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बन इनमें लगभग लगभग कन्फर्म होता है, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करेगा कोई तो एग्जाम्पल तो आपको लिख ही लेना है। HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है ना, पहला HCOOH मेथेनोइक अम्ल, दूसरा CH3COOH और तीसरा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ये अपवाद होता है, होता तो इसमें है पर वो खनिज अम्ल है लेकिन दुर्बल अम्ल होता है, अपवाद होता है एक। आगे प्रश्न, क्लोर सार प्रक्रिया को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए, रासायनिक समीकरण बने उत्पादों के उपयोग लिखिए। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण, चित्र तो मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण क्या है इसका, इधर देखिए ध्यान से। इसके समीकरण की मैं अगर बात करूं तो समीकरण होगा Na, दूसरा पेन लेता हूं, NaCl प्लस, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बात को, H2O। ठीक है ना, याद रख लेना, नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ठीक है ना, जल के नमक के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये दो गैसें बनाती, 2NaOH 2NaCl2। ये तो हो गई इसकी रिएक्शन, ये तो क्या हो गई इसकी रिएक्शन। चित्र आप लोग किताब जो है ना अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर आप इसका चित्र आराम से बना सकते हो, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, उत्पादों के उपयोग, उपयोग में सबसे पहले देखिए ध्यान से, मैं एक काम ही करता हूं, ये 1 मिनट का वक्त दीजिए आप लोग मुझे। ठीक है ना, 1 मिनट का वक्त दीजिए मुझे। ठीक है ना, और मैं आपको बताता हूं, देखिए एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी की अपनी बुक। ठीक है ना, ओके, मैं हिंदी की बुक निकालता हूं अपने लिए, 10th साइंस, और साइंस नहीं विज्ञान, ये लो जी। ठीक है, अब इसमें अपना जो दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप किताब के अंदर देख सकते हो। ठीक है, अपने को आराम से क्लोर साल प्रक्रिया का जो है अभिक्रिया है वो मिल जाएगी। ठीक है ना, ओके, ये रही, ये अभी तो ये अंतर वगैरह पीएच स्केल वगैरह। ठीक है भाई, और उधर में अम्लता वगैरह ये टॉपिक कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे, लवण परिवार, और इसके अंदर आता है साधारण नमक के आगे। ठीक है ना, ये रही प्रोसेस पूरा। ठीक है, मैं देखता हूँ पेज को। ठीक है, बिल्कुल, ये लो जी, इसका पूरा उपयोग वगैरह एवरीथिंग इज, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है ना, ये चित्र आपको इसको बनाना है और इसको समझना है। ठीक है ना, अब देख लो इस चित्र के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ पूरी पूरी चीजें वैसे। ठीक है ना, ध्यान से देखो मेरे भाइयों, सब कुछ इसने दे रखा है। ये देखिए, एनोड पर कौन बनती है, Cl2 बनती है, कैथोड पर कौन बनती है, H2 बनती है। इसका उपयोग ईंधन, मार्गरीन, खाद्य में अमोनिया, मार्गरीन कृत्रिम मक्खन होता है, ध्यान रखना। Cl2 का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, पीवीसी के लिए, पीवीसी का पूरा नाम पीवीसी, पोली विनाइल क्लोराइड, वाइनिल भी लिखते हैं, ध्यान रखना, विनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, याद रखना, वाइनिल भी लिखते हैं, क्लोराइड। ठीक है ना, वाइनिल भी लिखते हैं इसको। ठीक, इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी। ठीक, ये हो गया रोगाणुनाशक CFC और कीटनाशक, CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये इधर हो गया NaOH। इसका उपयोग कहाँ है, धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन, अपमार्जक, कागज निर्माण और कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम रेशे बनाने के लिए। ये पूरा प्रोसेस अपन ने बता दिया इसका। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड से धावन सोडा कैसे तैयार किया जाता है, इसमें शामिल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके 3 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड से किस प्रकार से धावन सोडा बनाया जाता है, ध्यान से देखना, सोडियम क्लोराइड से धावन सोडा कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको बनाना है NaCl, इसके अंदर आपको क्या मिलाना है, ध्यान से देखना,
इसके अंदर रिएक्शन होगी H2O की, प्लस में किसकी रिएक्शन होगी, CO2 की, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, NaCl, और इसके बाद में किसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, हाँ, और NaCl H2O, हाँ अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया, इसके अंदर ये मिला दो और इसकी वजह से बन जाता है खाने का सोडा NaHCO3। आपको यही दूसरे वाला उत्पाद लिखना नहीं है, केवल यही उत्पाद लिखना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना बात को, क्लियर। अब अपने को क्या मिल गया, Na, ये मिल गया, क्लियर। इतनी चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और इसके साथ में अगर आपको उत्पाद कभी पूछ ले तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, प्लस में NH4Cl बनता है, NH4Cl। अभी तो ये तो खाने का सोडा बना, ध्यान रखना। इसको क्या करो आप लोग, ये जो खाने का सोडा बना इसको गर्म करो, NaHCO3, इसको करो गर्म, ठीक है ना। इसको गर्म किया 2NaCH3, तो इससे बना Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली जब धोने खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। अब अपने को मिल गया ये सोडियम, इसका क्या करना है आपको, ये जो आपको दिख रहा है Na2CO3, इसका क्या करो, 10H2O के साथ में क्रिस्टलीकरण करो, ठीक है ना। याद रख लेना, इसको क्या बोलते हैं, पुनः क्रिस्टलीकरण, रिक्रिस्टलाइजेशन करो, पुनः क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल को बाहर निकलना, पुनः क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है, जल को फिर से जोड़ना। पुनः क्रिस्टलीकरण होकर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। धोने के सोडे के निर्माण की अभिक्रिया बड़ी तगड़ी है, याद रख लेना, ध्यान रखना। इसके 3 उपयोग भी आपसे पूछे हैं, क्या पूछे मेरे दोस्तों, इसके 3 उपयोग भी आपसे पूछे हैं। तो अब आप बताइए कि इसका 3 उपयोग क्या होगा, बताओ फटाफट बता दो भाई साहब। उपयोग में हम लिख लें धोने के सोडे के उपयोग, धोने के सोडे के उपयोग, सोडे के उपयोग, क्या उपयोग है भाई साहब, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। पहला उपयोग, कागज व कांच उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भी होता है, ठीक है ना, कागज व कांच उद्योग में, क्लियर। दूसरा उपयोग, दूसरा उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए, घरों में साफ सफाई के लिए, क्लियर। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। और का एक जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, ठीक भाई। इतनी बात और लिखना चाहते हो, हाँ, बोरेक्स निर्माण में, ठीक है ना, बोरेक्स निर्माण में, बोरेक्स जो होता है ना उसके निर्माण में, क्लियर। ये बात अपने को याद रखनी है। आगे चलता हूं मैं, अगला, अम्लों के रासायनिक गुण बताइए, अम्लों की, ठीक है, रासायनिक गुण बताइए, ठीक है। अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुना, अम्लों के रासायनिक गुण तरफ, अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, रासायनिक गुण, क्या गुण है, अब ध्यान से देखना। पहला गुण अम्लों का क्या है, स्वाद कैसा होता है भाई साहब, है ना। इनका पहले तो लिख लो स्वाद, स्वाद में क्या लिखोगे, खट्टा, कैसा होता है, खट्टा, सोर होता है, ठीक है ना, खट्टा सोर। दूसरा, अब तो आप समझ गए, अब पीएच बताइए, 7 से कम, जलीय विलयन में आयन, जलीय विलयन में रखोगे तो क्या हो जाएगा, जलीय विलयन में आयन कौन से, H+AQ या H3O, ठीक है ना, इसको प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं ये। अच्छा, अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया लिखोगे, ठीक है ना, धातुओं से इनकी अभिक्रिया करोगे तो अम्ल प्लस धातु क्या बनाता है, अम्ल प्लस धातु, याद रख लेना, लवण प्लस H2 गैस, ठीक है ना भाई साहब। इसका चित्र पूछा जाता है धातु कार्बोनेट के साथ में, तो पहले एसिड लिख लेता हूं, एसिड प्लस धातु कार्बोनेट MCO3, धातु कार्बोनेट को मेटल कार्बोनेट लिख दिया मैंने, क्या बनेगा भाई साहब, एक तो बनेगा सोल्ट मतलब लवण प्लस H2O लिख लो, क्योंकि ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, H2O प्लस CO2, ठीक है ना।
और धातु ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। अब इसको दोबारा लिख लो ऐसे, ठीक है ना, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, ठीक है। इनके बीच में जब भी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एक तो बनता है लवण, प्लस बनता है जल, और प्लस में बनती है CO2 गैस, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। अब C जो है इसको देखिए ध्यान से, C अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, क्लियर मेरे दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी। धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। ये क्या हुआ सर, कैसे हुआ, मैं समझाऊं, ध्यान से देखना। अपने पास में दो प्रकार के धातु ऑक्साइड होते हैं, एक होता है धातु ऑक्साइड, एक दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं सॉरी, एक होता है धातु ऑक्साइड और दूसरा होता है अधातु ऑक्साइड, ठीक है ना। एक धातु ऑक्साइड, दूसरा अधातु ऑक्साइड, क्लियर। धातु ऑक्साइड प्रकृति में होता है क्षारीय, अधातु प्रकृति में होता है अम्लीय। अब आप खुद देख लो क्या होना चाहिए, धातु ऑक्साइड प्रकृति में कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। तो अब आप खुद देख लो कि इसने धातु अम्ल और क्षारक अभिक्रिया की तो लवण और जल ही तो बनेगा ना, ठीक है भाई साहब। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, यहां पर आप आ जाना, मैं इसमें लैंग्वेज को कट करने के लिए काम करता हूं, ठीक है ना। लैंग्वेज में कट करने के लिए मैं आपको थोड़े से इसकी सहायता ले लेता हूं ताकि अपने को मतलब टाइम ज़्यादा सेव हो जाए। तुम लोग वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन क्लास को थोड़ा टाइम शॉर्ट करने के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए, पाचन तंत्र में पीएच, ठीक है ना, पाचन तंत्र में पीएच, ये देख लीजिए। शुद्ध ये तो हो गया, और मिट्टी का पीएच हो गया। ये हमारे पाचन तंत्र में पीएच कैसे हेल्प करता है, इधर देख लेना तुम लोग। ये पाचन तंत्र में समझा देता हूँ, हमारे पाचन तंत्र में पीएच कैसे सहायता करता है, ठीक है ना। ये तो हमने लिख लिया पाचन तंत्र वाली पीएच। इधर देखना क्या बोल रहा है हमारे शरीर, ठीक है, ध्यान से। अत्यंत रोचक है कि उधर हाइड्रोक्लोरिक, हमारा पेट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl रिलीज करता है, उत्पन्न करता है। उधर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में मतलब जब भोजन पाचन नहीं हुआ तो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो, जिसके कारण पेट के अंदर दर्द और जलन शुरू हो जाती है। जब पेट के अंदर पाचन नहीं हो पाता ना तो पेट जो है ज्यादा मात्रा में एसिड छोड़ देता है उसे, ठीक है ना। इस दर्द से मुक्त करवाने के लिए एंटासिड, एंटासिड का मतलब एसिड का उल्टा, ठीक है ना, जैसे सारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुनाया होगा, ये एंटासिड, ठीक है ना, एंटासिड, ठीक है ना। एंटासिड की अधिक की मात्रा को क्या कर देता है, उदासीन। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीएच याद रख लेना, दुर्बल क्षारक है, 10 पीएच होती है इसकी, ठीक है ना। इसका उपयोग किया जाता है, क्लियर। आगे बात ध्यान से देखना, अगली एक क्वेश्चन और क्या है, हाँ, दंत से और, ठीक है ना। दंत सह के अंदर अपन समझते हैं, ध्यान से देखना इधर। अब मैं आपको समझाता हूं दंत सह क्या होता है। ये देखिए, दंत सह का भी टॉपिक पूरा पूरा दे रखा है, ठीक है ना। दंत सह, ये दंत सह हो गया। दंत सह में क्या होता है कि मुंह का दांत, अपना जो मुंह का पीएच मान जो होता है ना, इसमें आपको ये दंत सह हो गया, क्लियर। दंत सह का मतलब क्या होता है, दांतों का खराब होना। सह का मतलब संक्षारण, संक्षारण का मतलब खराब होना, ठीक है ना। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, दांतों का सह प्राप्त होता है। हमारे दांतों का इनेमल मतलब दांतों का बाहरी जो परत होती है ना, ये कैल्शियम फास्फोट की बनी होती है, ठीक है ना। कैल्शियम फास्फेट, ये मैंने लिखा इधर, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट लिखा था मैंने, और कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर, यहां से प्रश्न बनता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो आपको कहना है कि इनेमल जो होता है ना, दंत वल्क जो होता है, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं, और उस एसिड की वजह से मुंह के दांतों का जो इनेमल है ये खराब होने, ठीक है ना, साफ करने से बचाव किया जा सकता है। और मुंह की सफाई के लिए सार्की दंत मंजन, अगर आपको बोलें कि कोलगेट करनी है, आपको कोलगेट ही देते हो आप लोग, दंत मंजन करना है तो दंत मंजन आपके कौन से कोल जो आप टूथपेस्ट यूज में लेते हो उसका मीडियम क्या होना चाहिए, उसका सारकीय होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना, ओके। और अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप दंत से को रोका जा सकता है, ठीक है ना। अब कीटों के द्वारा आत्म रक्षा वाला भी इसमें नीचे दे रखा है, ध्यान से देखो, पशुओं से आत्म रक्षा, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लेना, ये आत्म रक्षा पशुओं और पौधों से उत्पन्न आत्म रक्षा का भी ये यहाँ पर दे रखा है, ध्यान रख लेना, क्लियर। अभी मैं रिक्त स्थान पढ़ाने वाला हूं आपको, ये इसमें भी एकदम इजी शब्दों में समझ लीजिए। कभी कभी आपने मधुमक्खी का डंक मारा, मधुमक्खी के डंक के अंदर कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, याद रख लेना, मेथेनोइक
अम्ल, मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पड़ा होगा। मधुमक्खी डंक एक अम्ल को छोड़ता है जिसके कारण दर्द जलन डंक द्वारा मारे गए बेकिंग सोडा, जैसे बेकिंग सोडे के उपयोग से आराम मिल सकता है। नेटल में बाल में मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाता है, ठीक है ना, इस कारण। और नेटल के डंक का जो अगर आपको इलाज करना है तो आप किस पौधे से करोगे? डोक पौधे से, डोक पौधे की पत्तियों से, ठीक है ना। ये बात अपने को याद रखना, डोक पौधे की पत्तियां जो होती है वो इसका काम करती है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तीनों क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या होता है भाई साहब? इसका जो नाम होता है, ध्यान से सुनना बात को, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, अर्ध अर्ध बोलो या हेमी बोलो, हाइड्रेट। क्लियर? ये तो हो गया इसका नाम। सूत्र, फिर इसके सूत्र की बात कर लेता हूं मैं आपसे। सूत्र अपन क्या लिखते हैं? CaSO4.1/2H2O। क्लियर? बनाने की विधि, ठीक है ना, अगर बात करेंगे बनाने की विधि की, ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाया जाता है? जो जिप्सम होता है ना, ध्यान से सुनना बात को, जिप्सम को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। कितने? 373 केल्विन पर क्या करना होता है? गर्म। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीओपी में। ठीक है भाई, ये लिख लीजिए भाई साहब, पीओपी। जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O, और इसको हमने किया 373 केल्विन पर गर्म। एन 11th एनसीईआरटी में 393 कर देंगे, ध्यान रखना। और ये बन जाएंगे CaSO4.12H2O, और प्लस में क्या बन गया? 1.5H2O बाहर निकल गया जल का अणु। जनरली 3 निकलता है, इधर 2-2 करने की वजह से। हाँ, उपयोग लिखिए, जल के साथ इसकी अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। उपयोग लिखिए, हाँ जी, पीओपी का उपयोग, पीओपी का उपयोग, पीओपी का उपयोग कहाँ होगा भाई साहब? जल्दी से जल्दी अपन इसको लिख लेते हैं। पहला, ठीक है ना, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए पीओपी का उपयोग करते हैं। पीओपी का उपयोग करते हैं। क्लियर मेरे लाडलों? इतनी बात आपको ध्यान में रखनी। दूसरा उपयोग, दूसरा उपयोग है सजावट का सामान बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए, ठीक है मेरे लाल, बनाने के लिए। और कहाँ करते हैं? तीसरा उपयोग मूर्तियां व खिलौने बनाने के लिए, मूर्तियां व खिलौने बनाने के लिए, बनाने के लिए। चौथा उपयोग लिखना है सतह को चिकना बनाने के लिए, सतह को, शाइनी सरफेस, चिकना बनाने के लिए, ठीक है ना, चिकना बनाने के लिए। अच्छा, इसकी अभिक्रिया रह गई जल के साथ, ठीक है भाई, ये तो इसके उपयोग हो गए। अब जल के साथ में अभिक्रिया, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया को कुछ इस तरीके से लिखोगे। मैं वैसे पहले लिख चुका हूं अभिक्रिया, लेकिन फिर लिख लेता हूं CaSO4, ठीक है भाई साहब, SO4.12H2O प्लस, इसको 2 टाइम ले लो, 2 टाइम ले लो, प्लस 3H2O, रिएक्शन करके ये क्या बना लेगा? 2CaSO4.2H2O। ये क्या होता है? ये होता है जिप्सम, जिप्सम। क्लियर? जे कौन है? जे पीओपी है। ठीक भाई, आगे चलता हूं। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे, ठीक है ना, ये खाली स्थान है, ठीक है ना, अब रिक्त स्थान हो गई, 5 मिनट की क्लास बची है। लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन, या आपको इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा लीचेन, ठीक है ना, ये बात अपने को याद रखनी है, ये लाइकेन, ठीक है ना। अगली खालिस्तान,
अम्ल नीले लिटमस को लाल, लाल का मतलब रेड कर देता है। अगला, हाँ, जल में अम्ल या सारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तनुकरण, डाइल्यूशन, ठीक है ना, याद रख लेना। क्लियर, डाइल्यूशन बोलते हैं। ओके, आगे चलता हूं मैं। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, याद रख लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक भाई, आगे चलता हूं। जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं। क्या कहते हैं? जल में घुलनशील सार को सार, एल्काइली। क्लियर, आगे चलता हूं अगले प्रश्न पर। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थेलिन का रंग, ये बड़ा तगड़ा प्रश्न है। आप क्या बताओगे? क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थेलिन का रंग कैसा हो जाता है? फिनोल्फ्थेलिन हमेशा गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है ना, याद रख लेना, गुलाबी रंग, ये याद रख लेना है, पिंक। ठीक भाई साहब, अगला प्रश्न क्या है? जल योजित कॉपर सल्फेट 5H2O का रंग कैसा होता है? इसे नीला थोता बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? नीला थोता। इसीलिए इसका रंग कैसा होता है? ब्लू व्हाइट रोल। नीला थोता ही तो बोलते हैं इसको, ब्लू होता है इसका रंग। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारकीय, बेसिक होती है। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसे दर्द और जलन होती है। ये अम्ल मेथेनोइक अम्ल है, मैंने अभी लिखाया था, ठीक है ना, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं दूसरे नाम के अंदर। सूत्र होता है HCOOH, मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को के नाम सामान्य बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, या क्या नाम है? खाने का सोडा। क्लियर भाई साहब, खाने का सोडा, ठीक, ओके, नाम से जाना जाता है। लो जी, ये चैप्टर मैंने आपको 1 घंटे के अंदर खड़का दिया। इस क्लास के अंदर आप इतने बेहतर तरीके से, मैंने कहीं देखा ही नहीं इधर उधर, और ये प्रश्न पूरे कर लिए आपके लगभग इस चैप्टर में से। इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। और कमेंट जरूर करना कि मास्टर की ये क्लास, आपके भाई की ये क्लास कैसी लगी आपको। और अगली क्लास अगर चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास लेकर आ जाऊंगा। मतलब देखे ही नहीं बच्चे, क्लास ही नहीं देखे तो फिर अपन मतलब क्लास लेकर आए तो भी मज़ा नहीं आता। आप अगर क्लास को एंजॉय कर रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना, मैं अगली क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। विजय है तो मुमकिन है। थैंक यू फ्रॉम आपके भाई मनोहर की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।